तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, जहां वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की आज बैठक होनी है। जेपीसी की ये तीसरी बैठक है और वक्फ संशोधन बिल पर इसमें अहम चर्चा होगी। पहली दो बैठकों में उस तरीके से कुछ ठोस जो है वो निकलकर सामने अब तक नहीं आया है और ऐसे में आज की इस बैठक से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो वहीं इस बैठक में सबसे ज्यादा आपत्ति जो है वो इस बात को लेकर है विपक्ष के नेताओं को कि जो बाहर के लोग हैं उन्हें वक्फ बोर्ड का सदस्य क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन सरकार का जो इरादा है वो स्पष्ट है कि वो जल्द से जल्द यानी कि अगले सत्र में ही इस बिल को दोबारा पेश करेगी। संजय शर्मा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ इस वक्त स्थिति नजर आती है जो पशुपेश की स्थिति सरकार के लिए बनी हुई है कि जेपीसी से इसको क्लियरेंस दिलाएं, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा क्या नजर आ रहा है? देखिए, अब तक वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की 2 बैठकें हो चुकी है। पिछली बैठक में लगभग 44 अमेंडमेंट अपोजिशन के सदस्यों ने सुझाए थे। इसमें कई बार मुस्लिम प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे बैठक में। दिल्ली से, मुंबई से और लखनऊ के सिया बोर्ड के, सुन्नी बोर्ड के सदस्यों को भी बुलाया गया था। सभी ने अपनी अपनी आपत्तियां कमेटी के सामने, जेपीसी के सामने दर्ज कराई थी। लगभग 44 ऐसे मुद्दों पर आपत्तियां हैं जिसका निराकरण सरकार को करना है। तो आज की जो तीसरी बैठक होगी, इस पे सरकार के अधिकारी अपना पक्ष रखेंगे। ये जो 44 जो आपत्तियां जो प्रकट की गई हैं सदस्यों द्वारा, मुस्लिम प्रतिनिधियों द्वारा, उनका जवाब आज सरकार की ओर से दिया जाएगा। सबसे बड़ी आपत्ति सदस्यों को इस बात की है कि वक्फ बोर्ड जो होता है वो उसमें मुस्लिम प्रतिनिधि होना चाहिए। मुस्लिमों के बाहर जाकर के कोई वक्फ का फैसला कैसे कर सकता है? वक्फ का मतलब होता है कि कोई संपत्ति किसी ने अल्लाह को दान दे दी, तो अल्लाह को दान दे दी तो उसका फैसला कलेक्टर क्यों करेगा, मुस्लिम प्रतिनिधि क्यों नहीं करेंगे? इस तरह की आपत्तियां हैं। लेकिन उसकी वहीं सरकार की तरफ से भी दूसरा पक्ष भी ये कह रहा है कि जब वक्फ की संपत्ति अगर अल्लाह की है और अल्लाह को आपने दे दी है, तो फिर आप वक्फ के लिए सरकार से पैसा क्यों मांगते हो? वक्फ बोर्ड चलाने के लिए सरकार का पैसा क्यों लगता है आपको? तो ये ऐसी कई सारी आपत्तियां हैं कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में, जब मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी जब फैसला कर सकता है, तो फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप चाहेंगे कि वहां भी मुस्लिम बैठे, गैर मुस्लिम वहां पर फैसला ना करे। क्योंकि वक्फ बोर्ड पर जो डिसीजन, जो बिल बन रहा है, उस पर फैसला लेगा डीएम। तो डीएम हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है या सिख भी हो सकता है, किसी भी धर्म का प्रतिनिधि हो सकता है। तो लेकिन हम क्या यूपीएससी के अधिकारियों पर, क्या आईएएस अधिकारी पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि क्या वो इस धर्म का नहीं, इस धर्म का होना चाहिए? साथ ही साथ वक्फ संपत्ति में लूट का बड़ा भारी मामला सामने आया है। कई जगहों पर लूट का मामला सामने आया है। तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि वक्फ संपत्ति की लूट क्यों? वक्फ संपत्ति को लूट रोकने के लिए आपने क्या क्या काम किया? और वक्फ संपत्ति की लूट में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को वक्फ संपत्ति का फायदा नहीं मिल पाता। तो दोनों तरफ से जीरा चल रही है, बहस चल रही है। आज तीसरा दिन है, आज भी कई सारे मुस्लिम प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि सरकार के साथ 2 अहम सहयोगी दल हैं, एक टीडीपी और दूसरा जेडीयू। जेडीयू ने संसद में तो खुलकर इसका समर्थन किया, लेकिन जिस तरीके से बाद में उनके जो तमाम बड़े नेता पटना पहुंचे, ललन सिंह से मुलाकात भी जो पटना के तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो मुस्लिम बड़े नेता हैं, उन्होंने की और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो आपत्तियां हैं उनकी, उसको वो इस बैठकों में रखेंगे। तो क्या इन तमाम बैठकों में जेडीयू जो है वो सरकार के साथ ही नजर आ रही है, या वो भी जो तमाम संशोधनों के प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं उनमें हामी भरती हुई नजर आ रही है? देखिए, जब पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई थी लोकसभा में, हमने देखा था ललन सिंह ने खुल करके इस बिल का समर्थन किया था। उन्होंने खुलकर समर्थन कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार के साथ खड़ी है जेडीयू। लेकिन उसके बाद में नीतीश कुमार से जब कुछ मुस्लिम संगठन, मुस्लिम प्रतिनिधि मिले, तो उसके बाद फिर जेडीयू ने अपना स्टैंड चेंज किया। जेडीयू ने फिर ऑब्जेक्शन दिए, उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। जेपीसी में भी जेडीयू के सदस्य ने अपनी आपत्तियां रखी। साथ ही साथ टीडीपी की अगर हम बात करें, तो टीडीपी का लगातार इस पहले दिन से इस बिल का विरोध कर रही है टीडीपी। उसके कहने पर ही, टीडीपी के कहने पर ही बिल को जेपीसी को रेफर किया गया। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो चिराग पासवान भी पहले कुछ और कह रहे थे, लेकिन बाद में फिर वो उनकी भी आपत्तियां इस बिल पर आ गई है। तो जेडीयू
चाहे हम लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, चाहे टीडीपी की बात करें, एनडीए के तीनों अलाइज इस बिल के खिलाफ जा रहे हैं। साथ ही साथ कई सारी अन्य पार्टियां, विपक्षी दलों का तीखा तेवर है, तीव्र तेवर दिख रहे हैं, मुस्लिम प्रतिनिधियों के तीव्र तेवर दिख रहे हैं। तो इनको सबको साथ में लेकर के किस तरीके से जेपीसी इसका रास्ता निकालती है, अपनी रिकमेंडेशन देती है, क्योंकि विंटर सेशन के पहले सप्ताह तक इस कमिटी को अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंपनी है। उसके बाद में पार्लियामेंट मैं एक सवाल और संजय आपसे जानना चाहता हूं, जो कि हमारे दर्शकों के लिए समझने में थोड़ी आसानी हुई इससे, कि आखिर ये जेपीसी की पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। यदि मान लीजिए कि कोई कंसेंसस नहीं बनता है, जो तमाम अमेंडमेंट्स सुझाए जाते हैं, सरकार उन पर पूर्णतः राजी नहीं होती है, तो फिर क्या होगा? क्या ऐसी स्थिति में विंटर सेशन में इसको दोबारा से एक और दूसरी जेपीसी बनाई जाएगी जिसमें और भी सदस्य शामिल किए जाएंगे? वो प्रक्रिया क्या होगी? थोड़ा आसान भाषा में आप दर्शकों को इसको जरा समझाइए ताकि वो समझ सके कि क्या पॉसिबल है अगले विंटर सेशन में ये बिल जो है वो पास हो जाए दोनों सदनों से। देखिए, जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जेपीसी का गठन किया गया। 21 प्रतिनिधि लोकसभा से और 10 प्रतिनिधि राज्यसभा से लिए गए। इस पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस पर शामिल होते हैं और सभी अपनी अपनी बातें कहते हैं। बातें कहते भी, अगर दूसरे प्रतिनिधि की उनकी बात पसंद नहीं आती तो अपने तर्कों से उनका जवाब भी देते हैं। तो उनके जो भी कुछ पॉइंट्स होते हैं वो उनको रिटर्न में सबमिट भी करनी होती है कमेटी के सामने, जेपीसी के सामने। कमेटी उनके पॉइंटों को, उनके तर्कों को उनको नोटिस में लेती है, उनका रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। कमेटी का खाली सिर्फ इतना ही काम है कि सबके रिकॉर्ड दर्ज करके पार्लियामेंट के सामने पेश करें। इसके बाद में अमेंडमेंट का काम सरकार को करना है, क्योंकि सरकार ही बिल लेकर के आई है। सरकार का माइनॉरिटी मंत्रालय बिल लेकर के आया है, किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया है। तो जब सरकार के सामने जब ये अमेंडमेंट जाएंगे, अमेंडमेंट की रिकमेंडेशन जाएगी, तो सरकार उनमें से कितने अमेंडमेंट को मानती है, क्या फिर से पार्लियामेंट को रिफर करती है। क्योंकि सरकार के लिए सबसे पहली चुनौती तो अपने सहयोगी दलों को समझाने की है, क्योंकि सरकार के पास नंबर नहीं है खुद के, अपने पास बीजेपी के पास अपने खुद के नंबर नहीं है। एनडीए को साथ लेना जरूरी होगा, चाहे टीडीपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें। तो सरकार के सामने चुनौती काफी बड़ी है। जी